हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गुजरात किडनी का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। तो पहले दिन सब्सक्रिप्शन कैसा मिला, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है, लेटेस्ट अपडेट, सारी चीजें जानेंगे। उसी के साथ साथ जो केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, तो आखिरकार उन्होंने अपना इश्यू साइज घटा दिया, जैसे मैंने आपको जानकारी दी भी थी। तो अब आखिरकार ये आईपीओ लिस्ट भी होने जा रहा है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे। उसी के साथ साथ एक नया शेयर होल्डर कोटा का जो आईपीओ है उसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही है कि वो आईपीओ जल्दी ही आ सकता है। तो कौन सा आईपीओ, कौन सा हमें पेरेंटल कंपनी, कौन सा शेयर लेना, वो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो गुजरात किडनी का आईपीओ है जो अभी ओपन है और जिसकी चर्चाएं थोड़ी ज़्यादा है, तो वो टोटल सब्सक्राइब हुआ है 1.47 टाइम पहले ही दिन, मतलब पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि स्टोरेज काफ़ी छोटा है, इस कारण जो सब्सक्रिप्शन के फिगर थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं, बट फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। टोटल पहले दिन 230 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। 100 करोड़ तो देखिए एंकर इन्वेस्टर के द्वारा जुटाए गए हैं। बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो बचता है भाई, लगभग 150 करोड़ रुपए के जैसा, उस बेसिस पर देखा जाए तो 230 करोड़ रुपए के आसपास इस पर पैसे लगे हैं। बढ़िया बात है। क्यूआईबीस की तरफ से भी श्री गणेश हो चुका है 0.34 टाइम्स, एनआईए पोर्शन 1.96 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 4.69 टाइम्स। मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है अच्छा नजर आ रहा है। छोटा इशू साइज है बट अच्छा सब्सक्रिप्शन है। बाकी आप में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो सिर्फ 2% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। ठीक है, डिमांड अभी काफी कम चल रही है, 3 रुपये पर शेयर के आसपास ही डिमांड है। बाकी देखिए, मैं आपको कहता भी हूँ जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे होती रहती है, गलत भी हो सकती है, इसके बेसिस पर डिसीजन नहीं बनाने हैं। तो अभी ओवरऑल डिमांड जो है कम नजर आ रही है, ठीक ठाक नजर आ रही है। बाकी कल मैं फाइनल अपडेट का वीडियो भी दे दूंगा। और दोस्तों, मार्केट में जब भी नया आईपीओ आता है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि अप्लाई करें या स्किप करें। और इस बार स्पॉटलाइट में है गुजरात किडनी आईपीओ। लोग जीएमपी, सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन्स ट्रैक कर रहे हैं, पर हाइप के बीच में जो मिस हो जाता है प्रॉपर रिसर्च और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आईपीओ सिर्फ एक दिन का गेम नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जो काम करता है जब आप समझते हैं बिजनेस, फाइनेंशियल और सेक्टर को। पर लोग अक्सर रूमर्स और सोशल मीडिया देखकर ही अप्लाई कर देते हैं, और यहीं पर काम आता है ब्लिंकएक्स। तो ब्लिंकएक्स एक फास्ट और रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के साथ स्मार्ट टूल्स प्रोवाइड करता है, ताकि आपके ट्रेड्स अफोर्डेबल ही नहीं, वेल इन्फॉर्म भी हो। और अगर आप ब्लिंकएक्स पर नए हो तो आपको मिलता है 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान बिल्कुल फ्री। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एनएसई, एफएनओ, करेंसी और आईपीओ में बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। नो हिडन चार्जेस, नो कंफ्यूजन। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ये फीचर एटीएम, एट द मनी ऑप्शंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लिस्ट करता है, जिसे आप एक ही क्लिक के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, नो टाइम वेस्टेज। एक और प्लस पॉइंट है, ब्लिंकएक्स पर मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा। इनसाइट्स मिलते हैं किस स्टॉक में एंट्री करनी है, किस स्टॉक में कब एग्जिट करना है। तो आप कॉन्फिडेंटली स्मार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो, देन स्विच टू ब्लिंकएक्स, सिंपल और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो आज ही ब्लिंकएक्स डाउनलोड करो, लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों बात करें केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ की लिस्टिंग की, मतलब लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी वगैरह क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आखिरकार जैसा मैंने आपको बताया था कि केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के अंदर हो सकता है कि इसका इश्यू साइज घटा दे, पर कंफर्मेशन नहीं आया था। अब कंफर्मेशन आ गया है कि भाई इसका इश्यू साइज जो है घटा दिया गया है। अब इश्यू साइज के अंदर क्या है कि फ्रेश इश्यू नहीं घटाया है, ओएफएस का साइज जो है घटा दिया गया है। पहले देखिए, इसका टोटल इश्यू साइज था 710 करोड़ रुपए के आसपास, और अभी इसका इश्यू साइज हो गया है 644 करोड़ रुपए के आसपास। ओएफएस का पहले साइज था 290 करोड़ रुपए, और अभी ओएफएस का साइज कर दिया गया है 224 करोड़ रुपए। और पहले फ्रेश इश्यू था 420 करोड़ रुपए, अभी भी फ्रेश इश्यू 420 करोड़ रुपए। तो 420 प्लस 224 होता है 644 करोड़ रुपए। अब इसका इश्यू साइज घटा दिया गया है। पहले इसका जो सब्सक्रिप्शन के फिगर थे 83% के आसपास, अब 90% के आसपास हो गए, मतलब 90% को क्रॉस कर लिया है, इन्होंने अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कंपनी मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है कि भाई कंपनी इतनी खराब नहीं है, उस हिसाब से इसको रिस्पेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा, ठीक है। और जीएमबी वगैरह के बारे में जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजा, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए 384 रुपीज के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है, ठीक है। और जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है, मतलब 0 जीएमपी बता रही है, फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना है। फ्लैट हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट पॉजिटिव लिस्टिंग की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है जो जीएमपी देखते हुए लग रहा है। बट मुझे ऐसा देखते हुए, कंपनी को देखते हुए ऐसा लग रहा है, कंपनी की रेपुटेशन देखते हुए लग रहा है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हो जाए नेगेटिव तो अलग चीज है, बाकी ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लिस्टिंग मिलना चाहिए, जो कंपनी जैसी नजर आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब काफी लोगों ने इसमें अप्लाई भी नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब जरूर लिस्टिंग गेन्स के लिए तो अप्लाई किया ही नहीं है, क्योंकि जीएमपी तो थी नहीं, तो ये चीज है।
बट फिर भी जितना लिस्टिंग गेंस मिल जाए मुझे लगता है बढ़िया बात है। टारगेट फिक्स रखना है, शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म, या आपका बीच का टारगेट है तो थोड़ा सेल, थोड़ा थोड़ा रख लो, तो वो चीज़ होती है। तो लॉन्ग टर्म का जिनका आप टारगेट है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में ये कि फाइनेंशियल्स इसके सही नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह के अंदर अच्छी ग्रोथ है। इसके ऊपर डेट है थोड़ा सा, बट आईपीओ के पैसे से भी पे कर रही है। ओवरऑल अगर डेट देखा जाए तो कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। दूसरा, ये वाइंडिंग वायर्स मैन्युफैक्चर करती है और वाइंडिंग वायर्स में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। थर्ड लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी बात है कि टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है। फिर भी देखिए अंडर सब्सक्राइब रहा। वैल्यूएशंस भी ठीक है, इसका कस्टमर बेस भी अच्छा है, काफी बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं, और इसका जो एक्सपोर्ट है विदेशों के अंदर जो सप्लाई कर रही है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी काफी अच्छी बात है। और आईपीओ के पैसे वगैरह से भी, और अभी ये अपनी कैपेसिटी वगैरह और बढ़ाने वाली है, जिससे क्या कि और इसकी सेलिंग और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव्स एक तो मैंने आपको बता दिया, डेट है इसके ऊपर उधारी है, बट आईपीओ के पैसे से पे कर रही है, तो इसको अपने नेगेटिव को कवर कर लिया इसने। दूसरा, जो कॉपर एल्यूमिनियम की जो दाम होते हैं, प्राइजेस होती है, वो क्या है कि वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभार इसमें फायदा भी होता है, कभी कभार इन्होंने सस्ते में माल ले रखा होता है तो भाव बढ़ जाता है तो फायदा भी हो जाता है। कभी कभार महंगे में भाव ले रखा है और दाम गिर जाता है तो थोड़ा कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। बाकी एक और है भाई, 100% डिपेंडेंसी वाइंडिंग वायर्स पर है। डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े नेगेटिव नहीं है। ये जो मैं थोड़े बहुत चैलेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बताना भी जरूरी है, आपके दिमाग में रहे। ओवरऑल अब कंक्लूजन है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई ओवरऑल ये डिमांडिंग सेक्टर है, फाइनेंशियली भी ठीक नजर आ रही है, कंपनी बैलेंस नजर आ रही है, और वाइंडिंग वायर्स की डिमांड हमेशा रहती है, मोटर्स वगैरह के अंदर लगते रहते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लगातार आ रहे हैं, उनके अंदर मोटर, पीछे जो स्कूटर होते हैं उनके अंदर हब मोटर्स वगैरह लगी होती है, उनके अंदर वाइंडिंग वायर्स लगते ही हैं। जितनी भी मोटर वाली चीज़ें, फैन वगैरह सब में वाइंडिंग वायर्स लगते हैं, तो इसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है, फ्यूचर भी ब्राइट है, और कंपनी में इतने ज़्यादा कोई रिस्क पॉइंट्स भी नजर नहीं आ रहा, मतलब एक हाई रिस्क वाली कंपनी होती है ऐसी नजर नहीं आ रही, बैलेंस अच्छी कंपनी नजर आ रही है, तो कंपनी में ओवरऑल दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा आप होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, वो डिसीजन आपको खुद को बनाना है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। अब आप लोग क्या करने वाले, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों, एक शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ आने वाला है, ऐसी चर्चाएं मार्केट के अंदर चल रही है। मतलब ये आईपीओ हो सकता है कि भाई हमें 10-15 दिन में, 20 दिन में देखने को मिल जाए। तो इस कंपनी का जो नाम है भारत कोकिंग कॉल, भारत कोकिंग कॉल का जो आईपीओ, इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। शेयर होल्डर कोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी जो पेरेंटल कंपनी है वो है कोल इंडिया। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है भारत कुकिंग कॉल की, ठीक है। पेरेंटल कंपनी कोल इंडिया है, ठीक है, तो वो उसका शेयर पहले से ही लिस्टेड है, तो जिसके पास एक शेयर होगा उसकी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा। अभी मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ है कि भाई भाई 14-15 दिन में या 20 दिन में, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है अपकमिंग वीक्स में। तो जो भी आरएचपी फाइलिंग डेट से पहले पहले ये शेयर ले लेगा कोल इंडिया का, तो वो हो सकता है कि शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल भी हो। अब हो सकता है ये आईपीओ ना भी आए, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता तब तक तो आप कह नहीं सकते कि आईपीओ आएगा। बट अभी जो मार्केट में न्यूज़ चली है उस हिसाब से मैंने आपको जानकारी भी दे दी है। कोई लोग पहले तैयारी करके रखना चाहते हैं तो कर लीजिए। कोल इंडिया का जो शेयर है लगभग 386 रुपये के आसपास भाव चल रहा है, मतलब यूँ मान के चलिए 400 रुपये के आसपास। तो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक शेयर लेना होता है, एक शेयर लेंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस दिन आरएचपी फाइलिंग होती है उसके एक दिन बाद तक शेयर रख लीजिए, फिर आप भले ही सेल करें, आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मैं आपको सिर्फ जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बाकी अभी तक यही अपडेट है। जैसे कि फिक्स डेट्स, आरएचपी फाइलिंग वगैरह डेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास मौका है, आपको अगर भारत कुकिंग कॉल आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा का हिस्सा बनना है, आपको 2 बार चांस चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आप कोल इंडिया का शेयर ले सकते हैं, उसकी पेरेंटल कंपनी है। चीज़ समझ में आ गई। और भी अभी आईपीओ वगैरह आ सकते हैं जल्दी ही, तो जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी ये कह रहे कि 2-3 हफ्ते, इस हिसाब से लग रहा है कि भाई जनवरी के अंदर आईपीओ आ सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ब्लिंक एक्स सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।